नमस्कार दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कवि शायर थोड़ा लिखकर भी कालजयी बन जाते हैं। और कालजयी ऐसे कि उनकी लिखी हुई चीज़ें जो हैं वो एक मुहावरे की शक्ल में इस्तेमाल होने लगती हैं, प्रयोग होने लगती हैं। आपने बहुत कम ऐसे देखे होंगे कवि या शायर जिनके शेर या जिनकी काव्य पंक्तियाँ राजनीतिज्ञों को भी मजबूर करें कि उनका इस्तेमाल करके वो लोग अपने मंचों पर पूरी तरह से जम सकें। ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन हमारे ही आसपास के परिवेश में एक नाम ऐसा भी है जिसकी कविताएं आज भी मंचों पर जो हैं वो पढ़ी जाती हैं और उसको उद्धृत किया जाता है, उनको उनका रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए कि वो अपनी चीज़ को, अपनी वाक्य को या अपनी बात को राजनेता जो है वो ज़्यादा स्पष्ट ढंग से अपनी जो श्रोता मंडली बैठी है उसके सामने उनसे वो मुखातिब हो सके और अपनी बात को जो नहीं भी कह पाता वो एक दिलचस्प ढंग से कह सके। मित्रों, ऐसा क्यों होता है कि आप किसी एक काव्य पंक्ति पर तो वाह वाह कर सोचते हैं, लेकिन आप जो नेता की कोई बात है उस पर आपको ज़्यादा कोई असर नहीं होता? तो इसका क्या मतलब लिया जाए ये आप बाद में सोचते रहिएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें श्रेय जो है वो कवि या शायर को जाना चाहिए। उसमें इतनी जान होती है कि जो रूखी सूखी नेताजी की बातें हैं उनको में भी एक रस और एक अर्थवत्ता, एक सार्थकता, एक रेलेवेंस उनको प्रदान करें। ऐसा नाम है दुष्यंत कुमार का। मित्रों, दुष्यंत की सबसे बड़ी खूबसूरती भी ये रही है और सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी ये रही कि वो एक गज़लकार के रूप में इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया कि उसकी गज़लों की टेक्निक पे बाद में बहस होने लगी। अब दिक्कत ये थी कि उसकी गज़लों में हिंदुस्तानी भाषा और उर्दू भाषा का प्रयोग ज़्यादा है, लेकिन उर्दू के जो अदीब हैं या उर्दू के जो समीक्षक हैं, आलोचक हैं, वो उसको उर्दू का शायर मानने से बिल्कुल खारिज करते हैं कि ये उर्दू का शायर था ही नहीं, ये हिंदी का था। और हिंदी में जो बहुत क्लासिकल किस्म की कविता लिखने वाले लोग हैं, शास्त्रीय ढंग की परंपरागत कविता, तो उनका ये आरोप है कि दुष्यंत तो उर्दू का शायर था, हिंदी में उसने क्या लिखा। हिंदी में गज़ल, अब हिंदी गज़ल एक अलग से मुहावरा सा बन गई है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें, तो कारण क्या था? कारण दुष्यंत की लोकप्रियता का आलम देने से पहले आज उसको याद करने का आपको कारण भी बता दूं। आज के दिन उसकी पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि 1975 में उसका आज के दिन निधन हुआ था। लेकिन 1975 का वर्ष शायद वो वर्ष था जिस वर्ष वो पीक पर था, वो ऊंचाइयों पर था, सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर। और ऊंचाइयां भी इतनी कि आपातकाल के विरुद्ध जितनी भी बातें नेताओं ने कहीं या जो मंच पर कही गई या जो चर्चा का विषय बनी या जो संपादकीय लेखों में संपादकों ने उनको जिन पंक्तियों को ज़्यादा कोट किया वो सारी की सारी दुष्यंत की थी। या दिनकर उन दिनों में प्रकाश में ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा प्रखर होकर उनकी पंक्तियां कोट की गई, और या फिर दुष्यंत की जो पंक्तियां हैं, उनके जो शेर हैं वो कोट किए गए। दिनकर जी की वो सबसे बड़ी बात थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो वो एक विद्रोह का स्वर उसमें जो था वो गज़ब का था। हालांकि वो कविता बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन उसकी रेलेवेंस, उसकी प्रासंगिकता आपातकाल के वक्त में ज़्यादा सामने आई, और इसी काल में सबसे ज़्यादा अगर को उभर के आया वो दुष्यंत कुमार था। और दुष्यंत का जन्म, मित्रों, मैं आपको याद करा दूं, 1 सितंबर को 1933 में हुआ था बिजनौर में। और जो पुण्यतिथि है इसके मौके पे उसको याद कर लेना इसलिए भी आवश्यक लगता है कि जब भी हम आपातकाल की बात करेंगे या जब भी सत्ता तंत्र को कुछ आईना दिखाने की बात करेंगे, उस वक्त दुष्यंत फिर याद आएगा। आपको मैं मिसाल के तौर पे एक उसकी गज़ल के कुछ एक शेर आपके सामने रखता हूँ कि कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए।
अब इसमें मित्रों दो रंग हैं। पहला रंग जो है वो एक याद कराता है कि आप लोगों ने दुनिया भर में अपने देश को, अपने देश भर में सुख बांटने का आपने इरादा दर्शाया था, आपने संकल्प लिया था कि जब देश स्वाधीन होगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हम आगे विकास के रास्ते पर उतना बढ़ नहीं पाए। और जो स्वप्न थे सभी नेताओं ने, सभी दलों ने दिखाए अपने अपने वक्त में। कभी गरीबी हटाओ का नारा भी सामने आया, कभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया कि बैंक अब आम आदमी के लिए खुल जाएंगे। लेकिन मित्रों आम आदमी रहा, वो विशेष आदमी या ख़ास आदमी नहीं बन सका। उसको हमने एक सोपान के रूप में, एक सीढ़ी के रूप में उसका प्रयोग हमने किया। और इसी बात की ओर संकेत दुष्यंत ने बार बार अपनी नज़मों के माध्यम से, गज़लों के माध्यम से किया कि अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार। जब ये विज्ञापन के ढकोसले ज़्यादा हो गए और विज्ञापन की आड़ में हमने बहुत सारी कमज़ोरियों को छुपाना शुरू कर दिया, तो उन दिनों की गज़ल का एक रंग देखिए कि अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार, कि घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, और आदमी या तो ज़मानत पर रिहा है या फ़रार। कि आदमी या तो ज़मानत पर रिहा है या फ़रार, कि रोज़ अखबारों में पढ़कर ये ख़याल आया हमें, कि रोज़ अखबारों में पढ़कर ये ख़याल आया हमें, कि इस तरफ आती तो हम भी देखते फ़सले बहार। अब ये पंक्तियाँ मित्रों ऐसी हैं जिसको अलग अलग रंग से अलग अलग शायरों ने अपने अपने वक्त में दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें समय के साथ इतनी प्रासंगिक हो जाती हैं कि उनकी प्रासंगिकता को कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती। वैसे इससे पहले 20 साल पहले आदम ने भी कहा था कि चांदनी रात का मिजाज न पूछ, कि चांदनी रात का मिजाज न पूछ, हम गरीबों के घर नहीं आती। तो ये अलग अलग रंग हैं, लेकिन इसने, दुष्यंत ने अपने ढंग से अपने समकालीन परिवेश को जिस तरह से, जिस प्रखरता के साथ प्रस्तुत किया, वो प्रखरता हमें मजबूर करती है कि हमें इस महान शायर को उसकी पुण्यतिथि के अवसर पर नमन भी करना चाहिए और उसका पुनर्पाठ भी करना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।